चलिए, सभी को नमस्ते, सत्र को शुरू करते हैं। हिना बहन, आपके माइक को प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। है ना? एक छोटी-सी बात हम हमेशा ध्यान रख सकते हैं कि जभी भी हम लॉगिन करें ना, तो तुरंत ही है ना, अपना माइक म्यूट पे और कैमरा ऑन। क्या बात है! बहुत बढ़िया। हितेश भाई, नमस्ते। नमस्ते अर्चना दीदी। अनम्यूट करना पड़ेगा हितेश भाई, अनम्यूट। अभी नमस्ते बोलो। हाँ, हाँ। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते दीदी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं आप तो। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अब की अच्छी बार अच्छी। लगता है मुलाकात होगी। कानपुर आऊँगी इस कब बारी। आने वाले? अभी आऊँगी, देख रही हूँ नवंबर में आऊँगी मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा हाँ, 5 साल हो गए नहीं आई हूँ कानपुर, आऊँगी लेकिन इस बारी। अच्छा। हाँ, आना नहीं होता। कच्छ वालों को देखिए हम भेजते रहते हैं लेकिन, है ना? हितेश भाई को भेजते रहते हैं। हाँ सही बात। अच्छा, वो क्रेडिट आप अपने साथ ले लेंगी ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने लिया नहीं है एक्चुअली, हितेश भाई ने खुद ही दिया है, मैंने नहीं लिया है, उन्होंने दिया है, ऐसा अच्छा है। काम, सही हाँ, बात हमें सही बात। दे दिया है उन्होंने इतना कि अच्छा काम कर रही है तो हाँ, क्यों ना दे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने दिया है तो मैंने कहा ये बढ़िया आपने दिया, हमने स्वीकार कर लिया है। कि आप इधर करते जी रहिए, हम थोड़ा उधर सहयोग करते रहेंगे, आप चिंता ना करिए। सही बात सही बात सही बात। मैंने कहा ठीक है, ठीक बढ़िया है, ठीक है। ठीक। ठीक है ना हितेश भाई, सत्र को शुरू किया जाए। ये नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते पहचाना भैया। बेटा? हुँ। अश्वनी। यस, यस, यस। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आप? जी, पाठक जी को मेरा प्रणाम कहना। बिल्कुल, 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 कहना 100%। याद कर रहे थे। हाँ, ठीक है ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। जी, ठीक है दीदी, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे, सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे किससे नमस्ते हो गया, किससे क्या बातचीत हो गई। तो ठीक है ना, विस्तार से कभी जब आमने-सामने बैठेंगे तो चर्चा से और सुनाएँगे आपको। फिलहाल तो सत्र को शुरू करते हैं। तो आप में से जो भी लोग वीडियो पर आ सकते हो, है ना, सिंसियरली बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो नोट्स के साथ, है ना, वो वीडियोज़ ऑन कर लीजिए। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि जो इट्स अ क्लासरूम है ना, ये क्लासरूम है और ये कोई ऐसा वीडियो या ऑडियो प्रोग्राम नहीं चल रहा है कि हम बस कान में लगा लिए और सुनते जाएँ, है ना? तो आप एक ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर किए हैं, क्लासरूम की तरीके बैठ के आपको, क्योंकि जब हम एंट्री करेंगे ना, तो हम ये सारी बातों को नोट करेंगे कि आप किस तरीके से क्लासरूम में अटेंड कर रहे हैं। क्या आप एक स्टूडेंट की तरह अटेंड कर रहे हैं या जस्ट यू आर जस्ट अ लिसनर, है ना, बाईपासिंग लिसनर के तरीके अटेंड कर रहे हैं ना। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि आप ध्यान पूर्वक क्लास को अटेंड करें, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो तो फिर बहुत डिस्ट्रैक्शन के लिए नीलू भाई आप अपना वीडियो ऑफ कर ले, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा ना। क्लासरूम विधि ये नहीं है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ध्यान दिलाना पड़ेगा। क्लासरूम विधि क्या है ना, क्लासरूम विधि में ना टीचर डिस्ट्रैक्ट हो, ना ही दूसरे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो, ना, इतना बेयर डिसिप्लिन है, थोड़ी सी जरा सी बात है, उतना हमें करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और चलिए, तो ये जो इसको ऑनलाइन रखा गया है, ये आपकी अनुकूलता के लिए रखा गया है। अगर इसी से आपकी प्रतिकूलताएं बनने लग गई तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, है ना। ठीक, तो मैं बहुत लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन ये चाहती हूँ कि एक स्वानुशासित विधि से हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, तो आज के सत्र को इसी के साथ शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले 3-4 सत्रों में काफ़ी सारी बातें देखी हैं, है ना? जिसमें से हम लोग अस्तित्व में एक सहज प्रकटन की विधि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हम इतनी बात समझ चुके हैं कि अस्तित्व में 4 अवस्थाएँ हैं, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था, है ना? बाय द वे, कल से मैं वहाँ पर सीधा आकर के सत्र लूँगी, है ना? अभी हम आप सभी को पता है यहाँ पर बहुत सारी सक्रियता चल रही है। कॉलेज के सिलेबस को लेकर के आज हम कच्छ यूनिवर्सिटी भी गए, काफ़ी सारे काम हैं, इसके कारण से मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, बट क्लासेस ऑफलाइन होंगी, जैसे कि कल की क्लास जो है ऑफलाइन वहाँ पर ही होगी।
यथासंभव सारे लोग कोशिश करें कि ऑफलाइन मीडियम से जुड़ें, ऑफलाइन आएँ, है ना? मैं कल क्लास में ही जा कर के क्लास लूँगी, ठीक है? तो अस्तित्व में 4 अवस्थाएँ हैं, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान। और पिछले सत्र में हमने बात करी, आपको बताया कि रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के आधार पर ये चारों किस प्रकार से अस्तित्व में अपनी भागीदारी का निर्वाह करती हैं। आज इसी को मैं और विस्तार से आपके सामने रखूँगी, ठीक है? ज़रा मैं थोड़ा स्लाइड शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। देखते हैं, हाँ, बढ़िया। तो आप लोगों को ये स्लाइड दिखाई पड़ रही होगी? बढ़िया से क्लियर स्लाइड दिखाई पड़ रही है? ठीक है ना? तो देखिए, इसको आप नोट भी करते जाइएगा, है ना? इसका ये फ़ोटो जो है इसको मैं वैसे भेज भी दूँगी, लेकिन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या चलिए सुनिए, नोट मत करिए, मैं भेज ही दूँगी इनफैक्ट, ठीक है? बहुत परेशान मत होइएगा, मैं भेज दूँगी। चलिए, तो प्रकृति सहज 4 अवस्थाओं पर हम आज बात करेंगे, और इसी के साथ आज के बाद ये लेक्चर एक तरीके से पूरा हो जाएगा। मेरा जो जितना मैं कंटेंट डिलीवर करना चाहती थी, फर्स्ट एक छोटे से यूनिट के रूप में, वो उतना डिलीवर हो जाएगा पूरा। तो कल, है ना, या फिर परसों, किसी भी दिन आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, ठीक है? तो टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा। पहले से सरप्राइज टेस्ट बोल रही हूँ, लेकिन देखिए आपको बता दिया है कि टेस्ट होने वाला है, ठीक है? तो तैयारी रखिएगा। तो पहले थोड़ा-सा रिवीजन करते हैं। मुझे बताएँ, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता का नाम क्या है? आप में से देखें किसको याद है? बताइए। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता। बताइए। डी.ए. नागराज। श्री ए. नागराज जी, बढ़िया। हिना बहन बताइए, अस्तित्व में कितनी अवस्थाएँ हैं? 4 अवस्थाएं। कौन-कौन सी? पहला आएगा प्राण, नहीं, पहला पदार्थ अवस्था, पदार्थ। पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए। तो मुझे लगता है काफ़ी सारी बातें वैसे आपको ध्यान है। एक मैंने और बात बताई थी, उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत, है ना? इसको भी पूछेंगे आपसे, उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत क्या कहता है? आप में से कोई समझा सकता है उपयोगिता पूरकता सिद्धांत क्या है? उपयोगिता पूरकता सिद्धांत, अस्तित्व में उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत है, इस पर हमने बात करी थी, बताइए। वो चलने वाला, जलाने वाला, दूसरा उसको बुझाने वाला, वही है। नहीं, ऐसे नहीं, वही ना नहीं, आपको ठीक से बताना पड़ेगा सिद्धांत क्या है। है तो वही लेकिन वही आपको ठीक से बताना है। बात आपकी ठीक है। एक तो बताइए। कहा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वो ही था ना, और दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा थोड़ा। ठीक बता रही हैं आप। आपको सिद्धांत के रूप में बताना है, कौन बता पाएगा? बताओ बेटा, क्लासरूम में जो बैठे हैं वो बताएं, उनमें से कोई बताएं। उदय बेटा बताएं। टिलू भा, आप बताएंगे कुछ? है ध्यान में उपयोगिता पूरकता सिद्धांत? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वही था ना, आप ये पानी उदाहरण बता लगेगा। रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उदाहरण है। उपयोगिता पूरकता सिद्धांत क्या है? ठीक है, चलिए मैं उसको दोबारा से एक बारी आपको बताऊंगी, ठीक है? चलिए, पढ़ते-पढ़ते आपको वापस रिवीजन हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को रखना शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये चार्ट आपको एज़ इट इज़ बनाने के लिए आएगा एग्ज़ाम में। ओपन क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, सीधा-सीधा, आप अगर याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, नंबर आपके पूरे आएँगे, ठीक है? प्रकृति सहज 4 अवस्थाएँ। जब हम इस अस्तित्व को देखते हैं तो हमको 4 अवस्थाओं के रूप में ये रचना संसार देखने को मिलता है ना? ये पूरी प्रकृति देखने को मिलती है। तो ये 4 अवस्थाओं में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के हिसाब से बाँटा और कहा, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। फिर मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार रूप, जहाँ पर यहाँ देखिए ऊपर येलो कलर में क्रिया लिखा है ना, इसी को गुण भी बोलते हैं। रूप, गुण, स्वभाव और धर्म। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, है ना? तो 4 चीज़ों का अध्ययन है, और उसके साथ ही अनुषंगीयता का भी अध्ययन है।
अनुषंगीयता क्या होती है, एक एक शब्द को समझाऊंगी जैसे कि मैंने पिछले सत्र में कहा था। तो अब देखिए, अस्तित्व में जो पदार्थावस्था मिलती है, अब आपको इस एक अद्भुत अस्तित्व के दर्शन करा रही हूँ। अस्तित्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी अपने रूप के साथ हैं, मतलब उनका दिखावा एक डिजाइन है। जैसे कि पदार्थावस्था में मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर, है ना, पानी, हवा, इस तरीके की जितनी भी वस्तुएं आप सोच सकते हैं, उन सब का एक रूप होता है और इस रूप को भी अप्रिशिएट हम करेंगे अभी उदाहरणों के साथ, ठीक है। इसी प्रकार प्राणावस्था की जो इकाइयां होती हैं, पेड़ पौधे, लता, गुल्म आदि, इनका भी एक रूप होता है जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये पेड़ पौधे हैं, ये जीव जानवर हैं, है ना। जीवावस्था में पशु पक्षियों का भी एक डिजाइन होता है, एक रूप होता है। और ज्ञानावस्था में मनुष्य नाम की इकाई का भी एक रूप होता है। तो ये जो रूप होता है ना, रूप का भी जो रूप है, रूप का जो डिजाइन है या रूप जो है, अपने आप में एक बहुत सुंदर व्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित करता है। देखिए कैसे, जैसे कि आपको पता है धरती पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, है ना। और ठंडी होने के कारण अब एक अच्छा उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे ठंडी हुई ना, तो आपको पता है ग्लेशियर पर बर्फ जम गई। बर्फ किस रंग की होती है? हिना बहन, अपने एक जना कोई अनम्यूट करे, हिना बहन अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। हाँ, बर्फ किस रंग की होती है? व्हाइट। वाइट। अच्छा, कोयला किस रंग का होता है? ब्लैक। ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक में से गर्मी सोखने वाली कौन सी वस्तु है जो गर्मी ज्यादा सोखेगी? कोयला। कोयला काला है। कोयला जो काला है, वो जो काला हितेश भाई प्लीज म्यूट कर लीजिए, बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहा है। हाँ, तो कोयला जो है उसका रंग क्या है? काला। काला। काले रंग की वस्तु की खासियत होती है गर्मी से। गर्मी को सोखने का। कोयला कहाँ रखा हुआ है? धरती के गर्भ में, जहां पर सूर्य को ताप को वो पचा रहा है और पचाने के बाद धीरे धीरे पूरी रात भर उत्सर्जित करता है, जिससे धरती का तापमान क्या रहता है? संतुलित रहता है। लेकिन ये जो बहुत बड़ी बड़ी हमारी चोटियां होती हैं जो बर्फ से ढकी होती हैं, चूंकि ये सफेद रंग की होती है, एकदम चमकते हुए सफेद रंग की, तो इसके कारण से सारी धूप को क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं। बहुत सारा धूप को सोखती नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन अगर यदि गर्मी बढ़ जाए तो क्या होगा? वही जब बर्फ, सफेद रंग की बर्फ जब पानी बनती है, तो पानी कैसा दिखता है? नीला। समुद्र में पानी कैसा दिखता है? नीला। और नीला पानी क्या होता है? गर्मी को सोखता है। नीला रंग गर्मी को सोखता है ना। काले रंग जितना नहीं सोखता, लेकिन नीला रंग तो सोखता है सफेद की तुलना में। ठीक कह रही हूँ ना हिना बहन? है ना। तो ये जो एक तरीके का, अब इसको हम बोलते हैं फीडबैक लूप। ये शायद जनक सर ने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो आगे की क्लासेस में बताएंगे। तो जब धरती में चूंकि तापमान बढ़ रहा है, इसके कारण सफेद रंग की बर्फ पिघल रही है और पानी जो बन रहा है उसका रिफ्लेक्शन नीले रंग का है, और नीले रंग का होने के कारण ये और गर्मी को सोखता चला जाता है, जिसके कारण से बहुत सारा ग्लेशियर के बर्फ बर्फ पिघल पिघल के पानी बनती जा रही है, जिसके कारण से नदियों में और उसके बाद बाढ़ आकर के सुनामी आदि का रूप लेने की स्थिति बनी हुई है क्लाइमेट चेंज के कारण। इसके अलावा एक और समस्या देखी जा रही है जो वैज्ञानिक देख रहे हैं। पिछले 4.5 अरब वर्ष में ये धरती मानव के रहने के काबिल हुई है। ठीक, अब ये जो बर्फ की बहुत सारी परतें हैं ना, इसमें बहुत लंबे लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले जो जीव जानवर इस धरती पर थे, है ना, और जो बैक्टीरिया आदि उस समय में थे, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया आदि उन बर्फ की सिल्लियों में दबे हुए हैं। लेकिन आपको पता है बैक्टीरिया और वायरस तापमान, एक बहुत बहुत ठंडे तापमान में फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन वापस से उनको यदि अनुकूल जलवायु मिल जाए तो वो वापस से क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं यदि बहुत सारी बर्फ पिघली तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा? बहुत सारे ऐसे वायरस जिसको मानव जाति
का शरीर, मानव का शरीर झेल नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया आदि भी उसके कारण रिलीज हो जाएंगे और हम इस तरीके के आने वाली आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो इस पर विस्तृत चर्चा और जनक सर करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा आपको झलकी दिया कि जो मिट्टी, मणि, धातु, पत्थर आदि, इनमें तरह तरह के रंग होते हैं, इनमें तरह तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब इस तरीके से हैं कि एक तरीके की उपयोगिता, पूरकता को सुनिश्चित करते हुए हैं। कोयला काला और बर्फ सफेद किसी कारण से, ठीक है। अच्छा, अब प्राणावस्था की वस्तु को देखते हैं, पेड़ पौधे लता गुल्म, है ना। अब इसका उदाहरण देती हूँ। तो प्राणावस्था के जो पेड़ पौधे होते हैं ज्यादातर हरे, है ना, और हरे के साथ आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक बार एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, जनक सर क्या बताते हैं मुझे कि जितने भी ऐसे फल होते हैं जो मानव जाति के लिए उपयोगी हैं, हमारा जो आईज का कलर है, मतलब आदमी की आंख का डिजाइन ऐसा है कि वो लाल, पीले, हरे आदि रंगों पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है और हमारी आंख में वो चीज दिखाई पड़ती है और उसको देख करके हमको उसको खाने का मन करता है। मतलब हमारे शरीर में से पाचक रस निकलते हैं। तो ये जो, जैसे आपने पपीता देखा कैसा होता है, एकदम पीला नारंगी, है ना, फल देखिए लाल, पीले, हरे, ज्यादातर फलों के रंग इसी प्रकार के होते हैं। ध्यान में आ रही है बात? आदमी की आंख कैसा देखती है, तो ज्यादातर ऐसे फल होते हैं, ऊपरी दिखावा लाल, अंदर काटो तो सफेद या पीला, इस तरीके के रंग निकलते हैं। सबसे क्लोज कलर जो आदमी अच्छे से खा सकता है वो है जिस कलर का हमारा पपाया होता है ना, पपीता, वो आदमी को सर्वाधिक प्रिय रंग होता है, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली। ये सब साइंटिस्ट ने इसको डॉक्यूमेंटेशन किया है, ठीक है। तो प्राणावस्था का रूप जो है ना, अब रूप को हम देखें तो जैसे पेड़ को आप देखिए, इसका रूप कैसा है, तो रूप ऐसा है इसका कि ये ऐसे जमीन में अपने, सबसे पहले अपनी जड़, है ना, जड़ को गड़ाता है और जड़ को गड़ाता है और ऊपर की तरफ ये बढ़ता है, ठीक है। तो इसकी एक एक चीज का आप डिजाइन देखोगे, इतना सुंदर डिजाइन है। तो एक तो मेरे ख्याल से जड़ वाला जनक सर ने बताया कि जड़ें जो होती हैं जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर अपने इसको तंतुओं को डाल देती हैं और वहां से तरह तरह के मिनरल्स को माइनिंग करती हैं, खनन करती हैं। ऐसे एसिड्स निकलते हैं वहां से कि वो पत्थर टूट जाता है और धीरे 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 ऊपर चढ़ आता है और पत्तियों में मिनरल्स के रूप में रह जाता है। फिर यही पत्तियां झड़ जाती हैं जब पतझड़ आता है और मिट्टी के साथ, पानी के साथ बारिश होती है तो बह जाती हैं या वहीं पे बह जाती हैं या फिर सड़ जाती हैं। इनफैक्ट अगर स्ट्रक्चर को देखें, रूप, पदार्थावस्था और प्राणावस्था की पूरकता को देखो, तो ये बड़ा अद्भुत है कि पहाड़ी जो ये क्षेत्र होते हैं वहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना। जबकि पहाड़ में हम लोग कहते हैं पत्थर में कैसे पेड़ उगेंगे, लेकिन मैंने पिछली बार भी बताया था, बरगद आदि को आप देखिए, बड़े बड़े पेड़ वहां उगते हैं, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में एक्चुअली सब सर्वाधिक संख्या में नेचुरली पेड़ पाए जाते हैं और उनका कुल कार्यक्रम यही है कि जड़ें जो है धीरे धीरे माइनिंग करके मिनरल्स को ऊपर लेके आ रही हैं। बारिश होती है और उसके बाद वो जो झड़ी हुई पत्तियां होती हैं बह करके, क्योंकि बारिश आएगी, बादल ऊपर आएगा, बारिश पड़ेगी और बारिश पड़ने के बाद ये सब कुछ, है ना, धीरे धीरे मिनरल्स उसमें से बह बह के पानी के साथ नदियों के फॉर्मेट में आएंगे और नदियों से कहाँ जाएंगे, समतल स्थान पर जाएंगे। तो ये नदियां जो हैं समतल स्थान को, जैसे पंजाब आदि, जैसे गंगा निकलती है तो पंजाब आदि के क्षेत्रों को, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों को सींचती हुई और वहां पर जो पोषक तत्वों की कमी हुई है खेती होने के कारण, क्योंकि खेती हुई तो बहुत सारे जो हमने वस्तुएं बोई तो उन वस्तुओं में वो सारे मिनरल्स आ गए। तो एक नेचुरल साइकिल बना हुआ है, एक प्राकृतिक चक्रीयता बनी हुई है कि किस विधि से मिनरल्स वापस उस धरती में आ जाएंगे, ठीक है। और नदियां चलती हैं, और नदियां चलती हैं जब बारिश जोरों की होती है तो बाढ़ ना थोड़ी ऐसे बढ़ जाती है, नदी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं बाढ़। बाढ़ मतलब नदी का बढ़ जाना। तो ऐसे फैल जाती है और फैलने के फलस्वरूप जानते हैं क्या, कुछ ऐसे जहरीले तत्व आदि होते हैं या कुछ ऐसे हैवी मेटल्स होते हैं। तो जब बढ़ती है तो जो हैवी चीज होती है उसका एक
एक प्रवृत्ति होता है हैवी चीज का सेंटर में आ जाने का। तो स्वाभाविक विधि से वो भारी तत्व जो होते हैं नदी की धारा के बीचों बीच आ जाते हैं, और चूंकि नदी का वेग रहता है तो वो बहा करके ले जाती है और जा करके समुद्र में वापस कर देती है। तो ऐसे तत्व जो मनुष्य के लिए आवश्यक तत्व हैं उनको नदी सींच देती है, नदी पुनः डाल देती है समतल मैदानी इलाकों में जहां जहां नदी बहती है, और जो भारी तत्व हैं है ना उनको बहा करके कहाँ पहुंचा देती है, समुद्र में पहुंचा देती है। तो इस तरीके से प्रकृति का एक अद्भुत साइकिल बना हुआ है, और पुनः समुद्र में जो पानी है वो फिर उठता है ना, और वो पानी एकदम प्योर उठता है, उसमें बहुत कम मिनरल्स मेटल्स आते, हैवी मेटल्स तो उठते ही नहीं है, पानी प्योर फॉर्मेट में उठता है, बादल बनता है और फिर से है ना पहाड़ों पेड़ों आदि के ऊपर बरसता है। तो ये इतना सुंदर डिजाइन है। तो प्रकृति में प्रत्येक अवस्था का रूप अपनी पूरकता के साथ है, अपनी उपयोगिता के साथ है। उसका रंग, उसका डिजाइन है ना, उसका रूप, हर एक चीज पूरकता के साथ है। ठीक है, तो ये हो गई प्राणावस्था की बात। इसी तरीके से जीवावस्था की बात देखें तो ये पशु पक्षी जो हैं, इनका भी डिजाइन, इनका भी जो रूप है ना, बड़ी सुंदर चीज है ना। इनका रूप जैसे उदाहरण के लिए, अब आप इसमें और अपने बुद्धि को लगाइएगा, है ना, अपनी विश्लेषण क्षमता को लगाइएगा, कल्पनाशीलता को लगाइएगा, और मुझे और उदाहरण आप बताइएगा रूप के, है ना। तो जैसे पशु पक्षी में मैं देखती हूँ, वो एक होता है पर्ण कीट बोलते हैं, है ना, लीफ इंसेक्ट, वो जो पत्तियों को खाता है और बिल्कुल पत्ती के रंग का हो जाता है ना, एकदम डिटो, जिस पत्ती पे बैठता है उसी रंग का रंग बदल लेता है। या फिर गिरगिट आदि को आप देखिए, जहां होता है वहां रंग बदल लेता है और खाता रहता है। इस तरीके से बहुत सारे आपको ऐसे पशु पक्षी मिलेंगे जिनका रूप इस तरीके का है कि उनके जीने के लिए है ना वो बड़ा आवश्यक और बड़ा पूरक उनका डिजाइन है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से जीवावस्था में भी जो रूप है ना, वो एक बहुत सुंदर डिजाइन है, जिससे उनका जो भी धर्म है उसमें उनको पूरकता मिलती है। ठीक, अब ज्ञानावस्था की इकाई मनुष्य। तो मनुष्य के यदि रूप को देखें तो सबसे बढ़िया रूप दिखाई पड़ता है ना। उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, तो आदमी का डिजाइन इतना सुंदर है, जैसे देखो हमारी हमारी चलो हम यहाँ से अपने चेहरे को देखते हैं, है ना, सबसे पहले। तो उदाहरण के लिए यदि अपने चेहरे को देखें तो ये इतनी सुंदर चीज है आईब्रोज, है ना। आईब्रोज बड़ी बढ़िया चीज है, क्यों जानते हैं, जब हम काम करते हैं पसीना आता है, तो पसीना सीधा हमारी आंख के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आंख के अंदर पसीने में होता है थोड़ा नमक, तो आंख में गिर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चूंकि ये यहाँ पर ऐसे बना हुआ है ना हमारा बैरियर, तो इसके कारण से पसीना जो है क्या होता है, अपने आप कोने से आकर के यहाँ से टप 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 पसीना गिरने लगता है। तो ये बड़ा एक सुंदर बांध बनाया हुआ है प्रकृति सहज, कि पसीना जो है आंख में चला ना जाए। दूसरा डिजाइन देखिए, हमारी आंखों का डिजाइन, आंख ऊपर, उसके नीचे नाक और उसके नीचे मुंह। तो आदमी जब खाना खाए तो खाने खाने से पहले उसको आएगी सुगंध, खाने को आंख से देखे, आंख से देखने के साथ नाक से लेगा सुगंध। तो यदि खाना बासी है तो उसको तुरंत ही दुर्गंध आ जाएगी, पता चल जाएगा आदमी सड़ा हुआ बासी खाना कभी नहीं खाएगा, है ना। नाक होता तो अगर हमारे सर के पीछे होती तो हमको वो खुशबू नहीं आती। तो नाक का प्रयोजन, नाक जहां है किसी प्रयोजन के साथ है। इसी तरीके से हमारे कान, आंख, इन सभी चीजों का प्रयोजन, अब आप सोचिएगा, मैंने एक उदाहरण के साथ बताया आपको, जैसे हमारे हाथ है ना, आप इसको थोड़ा सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, आपको पता चलेगा। वैसे साइंटिस्ट, भौतिकवादी अध्ययन में कहते हैं कि हम लोग 99% जो है गोरिल्ला है, चिंपैंजी हैं, जानवर हैं, बंदर हैं, हमको कुछ भी बोलते हैं। मध्यस्थ दर्शन कहता है नहीं जी, आप जीव जानवर नहीं है, मानव का पूरा शरीर रचना ही भिन्न है। तो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये अद्भुत है कि हम लोग 99.99% बंदर जैसे हैं, लेकिन बंदर ने कभी भी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल नहीं किया। बंदर ने ना स्कूल खोले, ना बंदरों ने हॉस्पिटल खोले, ना बंदरों ने पॉलिटिक्स किया, है ना। गणेश भाई आप प्लीज अपने आप को म्यूट करें।
પૈસા આવે એમાંથી ઘરને જીવનની ચીજો લીધી એટલે એ સિસ્ટમ અહીંયા આવ્યું છે. તમારી વાત તો એગ્રી કરું છું કે જૂની કન્વેન્શન સિસ્ટમ એવી ચાલે છે અઠવાડિયું પણ आहिर गणेश अपने आप को प्लीज म्यूट कीजिए. हाँ, जब भी आप एंट्री करें प्लीज अपने आप को म्यूट रखें. हाँ, ठीक है ना. चलिए, तो मैं ये कह रही थी कि जानवरों में, हाँ, तो हमने ये नोटिस किया कि जबकि हमारा जो अंगूठा और चिंपैंजी का अंगूठा काफी क्लोज है, लेकिन फिर भी मानव के ये जो अंगूठे का डिजाइन है, जिस तरीके से हमारे अंगूठे में एक स्लाइटली डिफरेंट है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर के तुलना में, और मात्र इस अंगूठे के विकास के कारण मानव के अंदर जो कल्पनाशीलता होती है ना, जैसे उसके मन में विचार आता है घर ऐसा होना चाहिए, है ना, तो उसके पास छेनी हथौड़ी भी वो अपने हाथ से बना लेता है, फिर छेनी हथौड़ी से वस्तु भी अपने हाथ से ही बना लेता है. तो मानव के अंदर कल्पनाशीलता के साथ साथ ये जो अंगूठे का डिजाइन मात्र से बदलाव हुआ है ना, इस बदलाव के कारण वो अपने समस्त मनाकार को साकार करने में सक्षम इकाई हो गई है. तो ये है मानव के रूप का, है ना, मानव का जो रूप है उस रूप की एक पूरकता है अस्तित्व सहज विधि से. ठीक, तो ये अवस्था के रूप के ऊपर आज थोड़ी सी बात करी. अब इसके आगे मैं आपकी कल्पनाशीलता के ऊपर छोड़ती हूँ. कल या परसों जब भी टेस्ट होगा तो मैं पूछूंगी आपसे कि आपने इसको कैसा समझा है. आपसे ये भी अपेक्षा है कि आज जो मैंने आपको बताए हैं जितने उदाहरण, या आपकी नोटबुक में आप इसको लिखें विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ, है ना, जो कुछ भी मैंने बताया, और उसके बाद हम फिर असाइनमेंट सबमिशन आदि भी शुरू करेंगे अगले हफ्ते से. आज थर्सडे हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को टेस्ट लेंगे हम लोग, है ना, देखते हैं. ठीक, उसके बाद अवस्था में हमने 4 अवस्थाओं में रूप को देखा और रूप को अप्रिशिएट किया कि रूप कितना सुंदर रूप है, और ये इस पर्टिकुलर उस हर एक वस्तु का रूप ऐसा है जिसके कारण भी उसकी पूरकता सिद्ध होती है. दूसरी चीज है क्रिया अथवा गुण. गुण का मतलब होता है परस्परता में प्रभाव. गुण का मतलब होता है परस्परता में प्रभाव, मतलब ये आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, है ना, जब ये साथ में आते हैं तो करते क्या हैं. तो पदार्थावस्था साथ में आती है. पदार्थावस्था मतलब परमाणु, अणु, यौगिक, इस तरीके की, है ना, उसके बाद फिर मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर आदि, हवा आदि, पानी आदि बन जाता है. तो ये क्या करते हैं, तो रचना विरचना का कार्यक्रम करते रहते हैं, है ना. वस्तुएं आपस में मिलती हैं, है ना, कुछ तत्व आपस में मिलते हैं, नए यौगिक बना लेते हैं. फिर यौगिक जो है जब नए यौगिक बनते हैं तो उसको बोलते हैं रचना, और जब यौगिक टूट जाते हैं तो उसको बोलते हैं विरचना, मतलब रचना का नष्ट होना, है ना, नष्ट होने को बोलते हैं विरचना. तो ये पदार्थावस्था के सभी प्रकार के 120 तत्व मिलके अस्तित्व में क्या दिखाई पड़ता है कि ये रचना विरचना की क्रिया में लगे रहते हैं. हमेशा कुछ बनते रहता है, कुछ टूटते रहता है, बनते रहता है, टूटते रहता है, ऐसा दिखाई पड़ता है. ठीक है, तो पदार्थावस्था में ये क्रिया सतत चलती रहती है. और चूंकि ये क्रिया सतत चलती रहती है, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन को जब ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है सांस लेने के कारण, तो कार्बन को अपने में चिपका लेता है. तो इस तरीके से रचना हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की. और फिर जैसे ही पेड़ के पास जाता है तो वहां पर कार्बन को तने में रख देता है और ऑक्सीजन छुट्टा हो जाता है. ये होता है विरचना. तो इस तरीके से पदार्थावस्था में रचना विरचना सतत चलती रहती है. अब क्रिया के साथ देखो, है ना, चलो पहले सबकी क्रिया ले लेते हैं. प्राणावस्था क्या करती है, प्राणावस्था का काम है, प्राणावस्था मतलब सेल, है ना, जहां पर सेल्यूलर फॉर्मेशन हो गया है, वहां पर श्वसन प्रश्वसन मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, इस क्रिया को लगातार करते रहते हैं. सांस लेना सांस छोड़ना, ये क्रिया प्राणावस्था, प्राणावस्था मतलब पेड़ पौधे, और जीवावस्था की भी समस्त इकाइयां जो हैं वो उसमें श्वसन प्रश्वसन होता है, और ज्ञानावस्था में भी होता है. तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, गुरु में लघु समाया रहेगा. गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा. बड़े में छोटे के क्रियाकलाप हमेशा समाये रहते हैं. ठीक है, इसको शब्द क्या दिया, गुरु. गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा. गुरु में लघु हमेशा समाया रहेगा. जैसे 100 रुपए में
50 रुपए समाये रहते हैं, 2 50 रुपए समाये रहते हैं। 100 रुपए में एक एक के 100 नोट समाये रहते हैं, है ना? जब भी कुछ बड़ा होगा, बड़े में हमेशा छोटी चीज समाई हुई रहती है। ये एक नियम, ये एक सूत्र आपको दिया है, गुरु में लघु समाया रहता है। इसको नोट डाउन करते चलिए, है ना? लेक्चर की तरह सिर्फ नहीं सुनिए, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है? तो प्राणावस्था क्या दिखाई पड़ती है? श्वसन प्रश्वसन की क्रिया में निरंतर दिखाई पड़ती है। यदि श्वसन और प्रश्वसन की क्रिया समाप्त हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये पुनः पदार्थ बन गया। जैसे पत्ता यदि पेड़ से गिर जाता है तो फिर उसके बाद वो प्राणावस्था नहीं रहता है, फिर हो जाता है पदार्थावस्था, मतलब खाद, ठीक है? इसी तरीके से जीवावस्था की इकाई यदि सांस लेना बंद कर देती है तो वो भी, उसका शरीर भी खाद बन जाता है। और ज्ञानावस्था की इकाई मानव भी जब सांस लेना बंद कर देता है तो वो भी खाद बन जाता है। गाड़ दिया जाए हमको तो हमारे शरीर से बन जाती है खाद, हम लोग पुनः पदार्थावस्था हो जाते हैं। तो प्राणावस्था की इकाई में जब श्वसन और प्रश्वसन समाप्त होता है, उसी क्षण वो पुनः पदार्थावस्था में बदल जाती है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली चीज है जीवावस्था। तो जीवावस्था में क्या क्रिया दिखाई पड़ती है? वंश केंद्रित आहार विहार। हर एक इकाई अपने अपने वंश के अनुसार, जैसे हाथी का बच्चा हाथी, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, गाय का बच्चा गाय, है ना? गिरगिट का बच्चा गिरगिट, मुर्गी का बच्चा मुर्गी, मुर्गा, जो भी है ना, ये सब अपने वंश के आधार पर आहार विहार करते दिखाई पड़ते हैं। आहार मतलब वैसा ही भोजन। गाय घास खाती है, गाय का बच्चा भी घास खाता है ना? शेर मांस खाता है, शेर का बच्चा भी मांस खाएगा। शेर को उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इनका पूरा दिन क्रियाकलाप यही चलता रहता है, आहार विहार, आहार निद्रा, है ना, भयवश भागना दौड़ना और प्रजनन क्रिया, कुल मिला के 4 ही चीजें इनमें दिखाई पड़ती हैं। तो जीवावस्था लगातार बस वंश केंद्रित आहार विहार इस जगह खड़ी है ना? तो जीवावस्था में सारा दिन यही क्रिया, हमारे सोसाइटी में ना गाय घूमती रहती हैं सारा दिन खाने के लिए ना। जब कभी कभी हम ऐसे डालने जाते हैं उनको वस्तु, छिलके आदि, तो दौड़ के, है ना, कहीं बहुत दूर होती हैं, जैसे ही उनको दिखाई पड़ता है तुरंत दौड़ दौड़ के चलने लग जाती हैं। कोई भी समय हो दिन भर का, है ना, बस आहार के लिए इधर उधर दौड़ती भागती दिखाई पड़ती हैं। तो जीवावस्था की इकाई में हमको दिखाई पड़ता है वंश केंद्रित आहार विहार, है ना? और वंश केंद्रित उनमें डिजाइन है, बाय डिफॉल्ट जैसा डिजाइन है वैसा वो खाते पीते हैं, उसके लिए सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता, ठीक है? उसके बाद ज्ञानावस्था को देखें तो ज्ञानावस्था में क्या क्रिया दिखाई पड़ती है? समझदारी केंद्रित आहार विहार कार्य और व्यवहार। समझदारी, अब समझदारी का मतलब है, समझदारी में जो कुछ भी, समझदारी में किसी के कोई बात सही हो सकती है, समझदारी में किसी के कोई बात गलत भी हो सकती है ना? लेकिन जिस चीज को भी वो समझदारी माना रहता है उसी आधार पर उसका क्रियाकलाप होते रहता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इसको समझदारी मानता है कि दिन में 1 बार खाना खाना चाहिए, तो दिन में 1 बार खाना खाएगा। कोई व्यक्ति इसको समझदारी मानता है कि दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए, तो 2 बार खाना खाएगा। कोई व्यक्ति इसको समझदारी मानता है कि भैया खाओ पियो मौज करो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उस आधार पे चलता रहता है। जिस भी चीज को आदमी समझदारी मान लेता है उसके आधार पर उसका आहार विहार कार्य और व्यवहार दिखाई पड़ता है। जैसे कुछ लोगों को, है ना, एक अभ्यास होता है। क्या अभ्यास होता है? थैंक यू, सॉरी, शिष्टता पूर्वक बोलने का, है ना, उनको लगता है शिष्टता पूर्वक बोलना चाहिए, तो उस तरीके के अभ्यासों को वो व्यक्ति करता हुआ दिखाई पड़ता है ना। जबकि कुछ लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तो वो उसी तरीके से कुछ भी रफ लैंग्वेज बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से भाषा में भी शिष्टताएं, अगर समझदारी केंद्रित कुछ हुआ तो ठीक, जिसको भी समझदारी मानते हैं, अभी समझदारी क्या है इस पे तो लंबी चर्चा होनी है हमारी, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी हम सही माने रहते हैं, है ना, उस आधार पर हमारे क्रियाकलाप चलते रहते हैं। ये एक अद्भुत वस्तु है अपने आप में। देखिए मैंने, जानते हैं क्या कहा? मैंने कहा आदमी गलती करना नहीं चाहता, आदमी गलती करता ही नहीं है, ये मैंने दूसरी बात कही।
जानते हैं वो गलती करता है, जो कुछ भी गलती करता है उस गलत को सही मान के करता है। बढ़िया बात है ना। हम लोग कभी गलती करते ही नहीं है, तो हमको पता ही नहीं होता है, हम जानते ही नहीं है, है ना। हमें आ ही नहीं है रहा होता, हमको वो बात कभी किसी ने बताई ही नहीं होती है। तो इस कारण से हम गलत सलत जो भी जिसको हम गलत कहते हैं वो करते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम कर रहे होते हैं तो उस क्षण में हर एक करने वाली वस्तु को सही मान के ही करते हैं। ठीक है। तो ज्ञानावस्था में हमेशा लगातार आप इस अस्तित्व के प्रत्येक मानव को पाएंगे, जिस भी चीज को वो समझदारी माना रहता है उस पर आधारित उसका आहार, जैसा आहार करने को समझदारी माना रहता है वैसा आहार, है ना। कुछ लोग एकदम नॉन वेजिटेरियन फूड को बहुत अच्छा मानते हैं वैसा, कुछ लोग वेजिटेरियन को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग वीगन को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग एक टाइम खाने को अच्छा मानते हैं। जिस चीज को भी वो मान लेता है वैसा वो चलता हुआ दिखाई पड़ता है। आहार विहार मतलब होता है हम आपस में, है ना, किससे मिलना जुलना आदि, ये विहार है। कार्य व्यवहार है ना। कार्य मतलब हम मानव प्रकृति के साथ किस तरीके से कार्य करता है, और व्यवहार मतलब मानव मानव की परस्परता में कैसा व्यवहार करता है। तो उसकी बोल चाल, है ना, उसके साथ किस तरीके से निर्वाह करना है, ये सब उसका व्यवहार है। प्रकृति के साथ कार्य, जैसे प्रकृति को मान लिया भोग की वस्तु, ये पेड़ पौधे जंगल, है ना, जमीन जानवर, ये सब अगर हमारे भोग के लिए हैं, अगर हमारी समझदारी में ऐसा आ गया, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी चीजों का भोग के लिए दोहन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। दोहन करने का काम चालू, दोहन कर करके धरती को हम नष्ट करने की कगार पर आ गए हैं। इसलिए समझदारी को पुनः एक बारी विचार करना पड़ेगा कि क्या सही चीज को समझदारी माने है कि नहीं माने है। ठीक है। तो ज्ञानावस्था असल में इस जगह पर थोड़ा अटका हुआ है। पर कैसे पता? ऐसे पता कि जिस चीज को समझदारी माने थे, है ना, जिस चीज को समझदारी मान करके आगे पीढ़ी को समझाए थे, जब अगली पीढ़ी वो करने लग गई, है ना, तब क्या हुआ, देख रहे हैं कि परिस्थितियां खराब हैं। हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, आहार प्रदूषित, अन्न प्रदूषित, है ना, हमारे संबंध प्रदूषित, हमारा मन प्रदूषित। तो पता चला कि समझदारी में कुछ मामला गड़बड़ा गया है ना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो ठीक है, लेकिन ये जो जिंदगी मिल गई वो ही सही से नहीं जी जा रही है अपनी। अगली पीढ़ी को क्या सौंपेंगे अपने को पता नहीं है। ठीक है। तो ज्ञानावस्था में ये क्रिया दिखाई पड़ती है। हिना बहन, स्पष्ट हो रहा है जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है। जब स्पष्ट होता जाए, बात अच्छी लगे, आप ऐसे लाइक कर सकते हैं, तो आपको, मुझे पता चलता रहेगा कि आपको स्पष्ट हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्वभाव और धर्म पर। तो धर्म का मतलब होता है, मैंने पिछले सत्र में भी कहा था, चलो अभी स्वभाव धर्म नहीं, पहले अनुषंगी समझा देती हूँ। ठीक है। तो धर्म को मैंने पिछले सत्र में समझाया था आपको। धर्म का मतलब होता है जिससे जिसका विलगीकरण संभव न हो वही उसका धर्म है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार, लिखिए सारे लोग नोट्स में लिखिए, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार धर्म बराबर, धर्म बराबर जिससे जिसका, जिससे जिसका विलगीकरण, विलगीकरण मतलब अलग अलग होना, जिससे जिसका विलगीकरण मतलब अलग करना संभव ना हो, जिससे जिसका विलगीकरण संभव न हो वही उसका धर्म है। ठीक है।
तो धर्म में मैंने पिछले सत्र में आपको बताया था, पदार्थावस्था का धर्म है अस्तिधन्त्व, अस्तित्व। मतलब आप उसको कितना कूटो, पीसो, तोड़ो, फोड़ो, जो मर्जी करो, पदार्थ रहेगा, रहेगा, रहेगा। वस्तु को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना? तो उसको कह रहे हैं अस्तित्व। प्राणावस्था का धर्म है अस्तित्व सहित पुष्टि। जब तक प्राणावस्था में श्वसन प्रश्वसन की क्रिया है तभी तक वो प्राणावस्था है, और जब तक वो सांस प्रश्वास ले रही है तो उसमें पुष्टि नाम की क्रिया, मतलब छोटे से बड़ा होने की क्रिया, है ना, रिपेयरमेंट की क्रिया, वो सब क्रियाएं चलती रहेंगी, वो पुष्ट होती रहेगी। तो अस्तित्व सहित पुष्टि। क्यों लिखा अस्तित्व सहित पुष्टि? क्योंकि गुरु में लघु समाया रहता है। गुरु क्या है? प्राणावस्था। बड़ी अवस्था है प्राणावस्था, छोटी अवस्था है पदार्थावस्था। तो प्राणावस्था में पुष्टि के साथ अस्तित्व समाया ही रहता है, तो इसको कहा अस्तित्व सहित पुष्टि। ठीक है। जीवावस्था का धर्म है अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा, है ना? ये आपको ये भी समझाया था, अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा। तो अस्तित्व, चूंकि अब बड़ी अवस्था हो गई जीवावस्था, गुरु है जीवावस्था, लघु है प्राणावस्था और पदार्थावस्था। तो अस्तित्व भी रहेगा, पुष्टि भी रहेगी, और जीने की आशा भी उसमें दिखाई पड़ेगी। ये एक एक जो नई चीज ऐड होती जा रही, इसी कारण से इस अवस्था को अलग किया है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, कुल्हाड़ी लेके आप एक गाय के पास जाओ, भागेगी जान बचा के। कुल्हाड़ी लेके एक पेड़ के पास जाओ, पेड़ नहीं भागेगा, है ना? पेड़ कटेगा और फिर उसके बाद जहां से वो कटेगा वहां से 4 डालें और फोड़ेगा और समृद्ध होगा। तो जीने की आशा जो है वो जीवावस्था में दिखाई पड़ती है। ठीक है। ज्ञानावस्था को देखिए। ज्ञानावस्था में अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा, लेकिन कैसे? निरंतर सुख के साथ। मानव को अपना जीना अच्छा नहीं लगता जब उसका सुख कहीं से भी बाधित होता है, उसको अच्छा ही नहीं लगता। दूसरी बात, आदमी, अभी हम लोग ऐसा मानते हैं, जानते नहीं हैं। मैं बोलूंगी एक बार तो आप जान भी जाओगे। हम ऐसा मानते हैं कि अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा पहन लो, अच्छा अच्छा घूम फिर लो, अच्छा अच्छा ये सब कर लो, है ना, तो हमको सुख मिलता है उससे। लेकिन बेटा ऐसा वास्तव में नहीं है। आप देखिए, आपको मान लीजिए जो आप चाहते थे वो खाने पीने को ना मिले, लेकिन आपको ठीक ठीक भरपेट भोजन मिल जाए, भले आपके मन का बहुत ना हो, तो आपके मन से वो चीज थोड़ी देर में विदा हो जाती है। जैसे आप जितने बड़े हो गए, आपको कई बार ऐसा हुआ होगा जो शायद खाने का मन किया हो उस दिन ना मिला हो, लेकिन वो आपको कोई स्मृति नहीं रहती है। लेकिन यदि सुख हमारा बाधित होता है, जैसे सुख कहाँ से बाधित होता है? सुख बाधित होता है संबंधों में जो निर्वाह की अपेक्षा है, यदि वो पूरी नहीं होती है तो हमारा सुख बाधित होता है। तो जब भी कोई संबंध में निहित अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो हमारा सुख बाधित होता है। तो ज्ञानावस्था में जो सुख से जीने की आशा है, इसको प्रमाणित करना अभी शेष है। जब तक मानव सुख को समझेगा नहीं कि सुख हमें संबंधों से होता है, तब तक आदमी जो है ना ठीक से जी नहीं पाएगा। तो सुख होता है 2 प्रकार के संबंधों में ठीक से जीने से। एक तो मानव मानव के साथ जो संबंध है उसको ठीक से जीने से, और दूसरा है मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है उसको ठीक से जीने से। मानव मानव में कुल 7 प्रकार के संबंध हैं। माता पिता, पुत्र पुत्री, है ना, भाई बहन, फिर अपना गुरु शिष्य, मित्र मित्र, है ना, साथी सहयोगी, व्यवस्था संबंध। इस तरीके से कुल अपने पति पत्नी, छूट गया पति पत्नी, है ना, इस तरीके से 7 संबंध अपने पास हैं। इसके अलावा वास्तव में कोई संबंध है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। जैसे हम किसी को चाची बोलते हैं, काकी बोलते हैं, मासी बोलते हैं, ये मूलतः माँ संबंध ही है। उससे अपेक्षा माँ संबंध की ही रहती है ना। यदि माँ से इतर कोई भी क्रियाकलाप रहता है ना, तो वो व्यक्ति हमको कम अच्छा लगता है, फिर हम कहते हैं मेरी माँ ज्यादा अच्छी है। मूल हमारी अपेक्षा संबंधों में ना, इसी तरीके से पिता
तुल्य क्या है? चाचा, नाना, काका, दादा, ये सभी पिता तुल्य संबंध हैं। उनसे संरक्षण की अपेक्षा, पोषण की अपेक्षा रहती ही है ना। माता से पोषण की अपेक्षा, संरक्षण की अपेक्षा रहती ही है। जब तक ये निर्वाह होता है तब तक हमको अच्छा लगता ही है। तो इस तरीके से हम सातों संबंधों के ऊपर एक लंबी चर्चा करेंगे आने वाले सत्रों में। किंतु अभी यहाँ पर अस्तित्व पुष्टि, हम बने रहें, हम ये चाहते हैं। आदमी जाति को आज भी देखिए ना, हम धरती पर बने रहना चाहते हैं। अभी हमको संकट लगता है कि आदमी इस धरती पर बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। तो आदमी अपने अस्तित्व को चाहता ही है कि हम बने रहें, अस्तित्व पुष्टि और पोषण होता रहे, हम अच्छे से खाएं पिएं, कभी बीमार ना पड़े, है ना, संबंधों में खूब अच्छे से जिए, है ना, और अपनी आयु को पूरा करके हमारा शरीर यात्रा आराम से समाप्त हो। इतनी आदमी की कुल कामना है। ये है आदमी का धर्म। ये होगा कैसे, इस पर आगे चर्चा है ही। ठीक है, पहले आज एक एक वस्तु है, क्योंकि एक एक शब्द भी आपको हो सकता है थोड़ा भारी लगे, है ना, ये शब्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अस्तित्व पुष्टि सहित सुख से जीने की आशा। सुख मतलब संबंध पूर्वक जीने की आशा। संबंध मतलब दो जगह संबंध, मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ। इन दोनों संबंध में जीने की आशा उसको है। आप उससे ये जैसे ही छीनोगे वो दुखी हो जाएगा, और दुखी व्यक्ति हमेशा अनिश्चित आचरण को प्रस्तुत करता है। गुस्सा करेगा, है ना, मार कुटाई कर लेगा, है ना, अबोल बोलेगा, मतलब जो बोलना नहीं चाहिए ऐसी भाषा बोलने लगेगा, अपने आत्मघात कर लेगा, है ना। इस तरीके के बड़े मानसिक रूप से विकृतियां हो जाएंगी, शरीर में विकृति हो जाएगी, है ना। इससे विपरीत जब भी कुछ घटेगा तब तब विकृतियां सामने आती ही हैं। तो ये है धर्म। जैसे ही हम दूर करने का प्रयास करेंगे इनको, तो उसमें क्या प्रवृत्ति तुरंत एक्टिवेट हो जाती है कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे सुख चाहिए। जैसे ही आदमी के पास दुख आता है तुरंत वो सुख के लिए थड़फड़ाने लगता है, तुरंत, है ना, उसको लगता है मुझे कैसे सुख मिलेगा, कैसे संबंध ठीक होगा। हमारी खोपड़ी, हमारा दिमाग, है ना, हमारी विश्लेषण, सब चीज को हम उसके लिए लगा देते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। ठीक, तो ये है धर्म। अब एक और शब्द की बात करूंगी, उसके बाद स्वभाव की बात करूंगी। तो अगला शब्द है अनुषंगी। अनुषंगी का मतलब लिखिए, अनुषंगी मतलब मल्टीप्लाई होने की विधि, एक से अनेक होने की विधि। अनुषंगीता का मतलब होता है एक से अनेक होने की विधि। ठीक है, अनुषंगी का दूसरा मतलब लिखिए निश्चित आचरण, निश्चित आचरण के बने रहने की विधि। तो अस्तित्व में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार एक और अद्भुत चीज है। वो क्या चीज है? अनुषंगीयता। तो पदा लिख लिया आपने? ठीक। तो देखिए, पदार्थावस्था में क्या देखा? परिणामानुषंगीय, परिणाम के आधार पर इनका आचरण निश्चित है। अनुषंगी मतलब निश्चित आचरण। जैसे कार्बन में 6 परमाणु अंश हैं, तो हर एक, इस दुनिया का हर एक कार्बन, उसमें 6 परमाणु अंश हैं, और वो कार्बन परमाणु चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे साउथ कोरिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे नॉर्थ कोरिया में हो, कहीं पर भी हो, हर जगह वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा, या कार्बन के रूप में उसका आचरण निश्चित रहेगा। ठीक है, तो परिणामानुषंगीय का मतलब होता है, परिणाम का मतलब होता है परमाणु के अंशों के रूप में जो संख्या है, जो संख्या है, परमाणु अंशों की संख्या के आधार पर प्रत्येक परमाणु का, इसलिए प्रत्येक पदार्थ का आचरण निश्चित रहता है। मैं पूछूंगी आपसे कि परिणामानुषंगी का मतलब क्या होता है, ये 1 नंबर में प्रश्न आएगा, तो आपको लिखना होगा। परिणामानुषंगी का मतलब होता है परमाणु में निश्चित अंशों
परमाणु में निश्चित अंशों के आधार पर प्रत्येक परमाणु का आचरण निश्चित रहता है। अब चूंकि परमाणु का आचरण निश्चित है तो फिर परमाणु से मिलकर के बने अणुओं का भी आचरण निश्चित है, इसलिए इससे बने यौगिकों का भी आचरण निश्चित है। ठीक है, तो इसी चीज को बोल रहे हैं परिणामानुषंगी। अनुषंगी मतलब निश्चित आचरण। ठीक है, ठीक। चलिए, अब दूसरा शब्द है प्राणावस्था में किस तरीके से निश्चित आचरण या नियंत्रण को हम लोग देखते हैं। तो बीजानुषंगीय प्रवृत्ति के आधार पर, बीज के आधार पर आचरण निश्चित है। नीम का बीज डालोगे, नीम निकलेगा। आम का डालोगे, आम निकलेगा। ग्वार का डालोगे, ग्वार फली निकलेगी। जिस भी चीज का आप बीज डालोगे उसी आधार पर, है ना, वही वस्तु एज इट इज आपको वापस मिलेगी धरती में। तो धरती में ये बीज वृक्ष विधि से जैसा नीम का पेड़ आज से 1,00,000 साल पहले था, आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। तो प्राणावस्था का भी आचरण निश्चित है। किस आधार पर? तो बीजानुषंगीय प्रवृत्ति के आधार पर। बीज जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा वृक्ष वैसा बीज, बीज वृक्ष बीज वृक्ष बीज वृक्ष, ये विधि से निश्चित आचरण को देखा गया। लिखिए, बीजानुषंगी मतलब बीज के आधार पर उस वृक्ष का आचरण निश्चित है। किस बीज से क्या पेड़ होगा, क्या पौधा होगा, उसमें क्या फल होगा, क्या खुशबू होगी, कैसा स्वाद होगा, ये सब कुछ निश्चित है। इसको बोला प्राणावस्था में अनुषंगीयता। तो आपके लिए प्रश्न आएगा, प्राणावस्था में कौन सी अनुषंगीयता पाई जाती है? परिणामानुषंगीय, बीजानुषंगीय, वंशानुषंगीय और संस्कारानुषंगीय। तो उसका सही उत्तर होगा बीजानुषंगी प्रवृत्ति। ठीक है, अगली अवस्था है जीवावस्था। जीवावस्था है, जीवावस्था में निश्चित आचरण पाया जाता है वंशानुषंगी प्रवृत्ति के आधार पर। मतलब जो जिसका बच्चा होता है, बच्चा अपने बाप जैसा, अपने माँ जैसा ही होता है। अपने वंश के आधार पर उसमें प्रवृत्ति होती है ना। वैसा ही खाना पीना, है ना, सोना उठना जागना, वैसे ही क्रियाकलाप करना, दौड़ना घूमना, है ना, इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ती हैं उसमें, है ना। उसका जो भी क्रियाकलाप है वो करता रहता है। घोंसला वैसे ही बनाएगा जैसे उसके पूर्वज बनाते रहे, है ना। तो जीवावस्था में निश्चित आचरण है वंश परंपरा के आधार पर। तो वो इस वंश परंपरा के आधार पर, लिखिए, जीवावस्था वंश परंपरा के आधार पर, मतलब जैसे माता पिता से वो आते हैं हू बहू वैसा ही उनका आचरण होता है। तो जीवावस्था में वंशानुषंगी प्रवृत्ति है, या जीवावस्था में वंश के आधार पर निश्चित आचरण होता है। ये है वंशानुषंगी प्रवृत्ति। ठीक है, और इसके बाद ज्ञानावस्था की इकाई की बात करते हैं। देखो, आज अभी तक जो भौतिकवादी या आज अभी जो सो कॉल्ड विज्ञान जिसको हम कह रहे हैं, उसमें तो कह रहे हैं कि आदमी भी क्या है, जानवर है, सोशल एनिमल है ना। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं है। और इसको देख पाना, इसको समझ पाना बेटा बड़ा सरल है। कैसे? यहाँ पर श्री ए. नागराज जी कह रहे हैं ज्ञानावस्था की इकाई मानव संस्कारानुषंगीय है। वो दिखने में तो अपने माँ बाप जैसी दिखती है, हमारा रूप जो है
ये जो मेरा चेहरा मोहरा है, मेरी हाइट, कदकाठी आदि है, ये तो मेरे माता पिता से मिलता जुलता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगी, ये मेरे माता पिता जैसा हूबहू नहीं है। नहीं तो हम सब अभी तक आदि मानव ही बने होते, पत्ते पहन करके शिकार कर रहे होते और मांस भून के खा रहे होते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो ज्ञानावस्था की इकाई है संस्कारानुषंगीय। संस्कारानुषंगीय, संस्कार मतलब होता है समझदारी के अनुसार प्रवृत्ति। इस पर विशेष चर्चा करते हैं थोड़ी देर। संस्कारानुषंगीय, तो लिखिए ज्ञानावस्था की इकाई मानव, संस्कारानुषंगी अर्थात समझ के आधार पर एक निश्चित आचरण को प्रस्तुत करती है। समझ के आधार पर एक निश्चित आचरण को प्रस्तुत करती है। अब आपको एक मजेदार बात बताती हूं। संस्कार मतलब समझदारी। आदमी की एक बड़ी जबरदस्त खूबी है। आदमी मतलब मानव जाति में जन्मे प्रत्येक मनुष्य की, जब मैं बोलती हूँ ना आदमी की खूबी, आदमी मतलब मानव जाति में जन्मे प्रत्येक मानव की एक खूबी है। क्या खूबी है? कि वो सुख का शोधार्थी है, सुख की खोज में है, निरंतर सुख को समझना चाहता है। और वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं सुखी हो जाऊं, वो चाहता है मैं भी सुखी रहूं, सब सुखी रहें। सब सुखी रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगा या रहूंगी ही, है ना। तो आदमी जो है निरंतर सुख का शोधार्थी है। मानव जाति में जन्मा प्रत्येक मनुष्य संतान सुख का शोधार्थी है, और वो चैन से तब तक नहीं बैठेगा जब तक उसकी समझदारी पूरी नहीं हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो हम आदि मानव से लेकर के आगे बढ़े। आदि मानव जब आदमी धरती पर प्रकट हुआ होगा, किसी जीव जानवर के शरीर में कोई चेंज आया होगा और आदमी प्रकट हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में मानव ने जानवरों को देख करके कुछ सीखा। जानवर को देखा घास खा रहा है तो घास खाने लगा होगा, हरा पत्ता वगैरह। कहीं जन्मा होगा, देखा होगा जो बलशाली जानवर है वो मांस खाता है, तो उसने सोचा मांस खाने से बल आता होगा, तो वो भी शिकार करके मांस खाने लगा। इस तरीके से आदमी ने बहुत सारी चीजें सीखने समझने का प्रयास किया, और सीखने समझने की एक लंबी प्रक्रिया चली है ना। इसी के फलस्वरूप आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके मजे से, यहाँ पर लाइट है, पंखा है, ये घर बना हुआ है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये अच्छे अच्छे कपड़े हैं हमारे पास, है ना, एक बढ़िया गिलास में अच्छा पानी है ना, ये इसमें बहुत सारी चीज जिसके साथ मैं अभी बैठी हूँ, ये चश्मा है ना, ये सब चीजें आदमी ने अपनी कल्पनाशीलता के फलस्वरूप बनाई। ठीक, ये बड़ी अद्भुत चीज है। जो दाल चावल आज आपने खाया है, आप कल्पना तो कीजिए आपके कितने पूर्वज, है ना, कितने लोगों ने, है ना, इसी तरीके से जंगल जंगल चले होंगे और जाके पता लगाया होगा चावल, चावल होती तो एक प्रकार की घास है, गेहूं मूलतः एक प्रकार की घास होती है। ये घास है ना, घास में से जो घास का बीज है, जिसको आप चावल कहते हो, जिसको आप गेहूं कहते हो, व्हीट ग्रास बोलते हैं ना। क्यों भाई व्हीट ग्रास क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्हीट इज अ ग्रास, व्हीट ग्रास जूस है। तो इस ग्रास के सीड्स को हम खा सकते हैं। और गेहूं तो भाई हमको दिन में 2 बार रोटी चाहिए गेहूं की, है ना। तो हमने उस बीज को, घास के बीज को हमने पहचाना, पता नहीं किसने, है ना, गेहूं पहचाना होगा, गेहूं को काटा होगा, सुखाया होगा, है ना, उसको बीज के फॉर्मेट में लेके आकर के संरक्षित किया होगा, कूटा पीसा होगा, दलिया बनाया होगा, पीस के आटा बना लिया होगा, हलवा बनाया होगा, सुखड़ी बनाया होगा, है ना, फिर रोटी बनाया होगा, पूड़ी बनाया होगा, पराठा बनाया होगा, नान वान बनाया होगा, मैदा बना लिया, उसमें से आदमी मठरी बना लिया, नमक पारी, यानी कितनी चीजें, केक बना लिया, ब्रेड बना लिया। आदमी ने गेहूं में से कितना सामान बनाया है भाई।
ठीक है, तो ये है समझदारी, और समझदारी नहीं, इस एक प्रकार की, जितना मतलब वो समझा, समझने के बाद जितने भी प्रकार के प्रयोग किए, ऐसे प्रयोग जो मानव जाति के लिए आवश्यक रहे, अगली पीढ़ी को, हर मानव ने उसको आगे बढ़ाया है। आप ये जो दाल खा रहे हैं ना, ये जो चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपने अपनी माँ से सीखा, माँ ने अपनी माँ से सीखा, उसकी माँ ने उसकी माँ से सीखा, उसकी माँ ने सीखा सीखा करके न जाने कितनी पीढ़ियों से ये दाल चावल रोटी सब्जी चली आ रही है एज इट इज। अब हम में से कोई भी लोग अपनी बुद्धि को इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि खाना क्या है आखिरकार। तो आदमी की पुश्तें लगी है ना, आदमी ने अपने आहार को पहचाना, पहले तो जंगल में पहचाना होगा, फिर जंगल में पहचानने के बाद है ना, दांत आंत सड़ जाते होंगे, तो नीम करंज आदि की दातुन को पहचाना, ब्रश को पहचाना, टूथपेस्ट बनाया, मंजन बनाया, न जाने कितने प्रकार की चीजों को पहचाना, है ना। पता नहीं कितना बड़ा शोध हुआ है। जब आप आईकेएस पढ़ेंगे ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें आपको और विस्तार से पढ़ाऊंगी, है ना, या जो भी आपके लेक्चरर्स आएंगे वो आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। आदमी ने बड़ा सोचा है भाई, बड़ा सोचा है। फिर न जाने किसने कपास का फूल देखा होगा, अरे कपास में से एक कपड़ा बनने तक की पूरी प्रक्रिया को किसने सोचा होगा, मतलब कैसे वो बना लिया होगा वीविंग के लिए, कैसे उसने सिलाई चला करके स्वेटर बुन लिया होगा भेड़ में से। आप सोचिए तो, भेड़ से ऊन, ऊन के बाद स्वेटर तक की यात्रा, और स्वेटर में भी तरह तरह के सुंदर सुंदर डिजाइन, फिर स्वेटर बनाने की मशीनें। आदमी कितनी दूर का सोचा है भाई, कितनी दूर का। अब हमको इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी है। तो आदमी अपने जो भी उसको दुख रहे है ना, उससे, हर एक दुख से, है ना, ठंडी लगी तो ठंडी से बचने का उपाय उसने घर के रूप में, है ना, सोचा। आदमी ने बहुत सोचा, है ना, अच्छा सोचा, कुछ अच्छा नहीं भी सोचा, जो अच्छा नहीं सोचा उसको सुधारने की जरूरत है। ऐसे सोचते सोचते एक लंबी दूरी तय करके आए हैं। आहार में हम लोग काफी समृद्ध हैं, आवास घर आदि सबको लगभग लगभग उपलब्ध है। अलंकार कपड़ों के रूप में, है ना, रोटी कपड़ा मकान सबको बढ़िया से उपलब्ध हुआ है। आदमी ने ये भी सोचा, संबंध के निर्वाह, दूर दूर जो लोग रहते हैं, दूरदर्शन, दूरगमन, दूर श्रवण के रूप में, मोबाइल और कार के रूप में, ये भी वस्तु आदमी के सामने है। ये अद्भुत है अपने आप में कि आदमी की आवश्यकता के लिए जितनी भी वस्तुएं उसको चाहिए, यहाँ तक कि गाड़ी और मोबाइल, इस सब का रॉ मटेरियल इसी धरती पर उपलब्ध मिला उसको, इसी धरती पर, चांद से लाने नहीं जाना पड़ा अपने को। ठीक है, ये बहुत अद्भुत वस्तु है अगर आप इसको देख पाए तो ज्ञानावस्था की इकाई में अभी भी, है ना, एक दुख शेष है, संबंधों में जीना, संबंधों में निर्वाह करना आ नहीं रहा है उसको, वो दुख बना हुआ है। उसके लिए मानव में प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है और सीखने की और समझने की। जो बहुत हठी जिद्दी आदि हो गए उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सामान्य रूप से बात कर रही हूँ। 99.99% लोग मैंने ऐसे पाए हैं कि वो सही को समझने के लिए तत्पर होते हैं, उनके कान ऐसा लगता है खुले ही हैं, है ना, कि सही समझ में कहीं से आ जाए। तो आदमी जो है, संस्कार मतलब, लिखिए, संस्कार बराबर सार्वभौमिक समझ। संस्कार का मतलब है सार्वभौमिक समझ, ऐसी समझ जो सबको स्वीकार हो। उससे कम में आदमी जात तृप्त नहीं होगी। आदमी मात्र इतने में तृप्त नहीं होता कि मेरे लिए सही हो जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। आदमी इतनी निकृष्ट इकाई नहीं है। मैं भी सुखी रहूं और सब सुखी रहें। तो आदमी जो है संस्कारानुषंगी इकाई, समझदारी का मतलब है सार्वभौमिक समझ, ऐसी समझ जिसके फलस्वरूप हम एकत्व को प्राप्त कर सकें, उसको कह रहे हैं संस्कार, है ना। इस पे और चर्चा होती रहेगी आगे चल के, लेकिन अभी के लिए इतना। संस्कारानुषंगी आदमी अपनी समझ से नियंत्रित इकाई है। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाया गया है जोड़ क्या चीज होती है, एडिशन क्या चीज होती है। अब चूंकि आप आज बैठे हुए सभी लोग, आप सबको जोड़ना आता है, तो मैं यदि आपसे प्रश्न पूछूं कि 2 और 2 कितना,
तो आप तुरंत कहोगे सारे के सारे 4। कोई भी व्यक्ति 5 बोल नहीं सकता। आप 5 बोलने का प्रयास कीजिए, आपको लगेगा अंदर से जैसे कोई रोक रहा है कि नहीं नहीं 5 नहीं होता। 6 होता है क्या? नहीं नहीं 6 नहीं होता। आप पाओगे आपके अंदर से आवाज आती, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो संस्कार वो वस्तु है, जब हम सारे लोग है ना यूनिवर्सल किसी ट्रूथ को पहचानते, तो सारे के सारे लोग एक ही उत्तर पर आ जाते हैं। ठीक है, ये है संस्कार। समझदारी के अनुसार प्रवृत्ति संस्कारानुषंगी। आदमी संस्कारानुषंगी इकाई है। टूटा फूटा रह के उसको खुशी होती ही नहीं है। संबंध उसके विकृत हो, टूटा फूटा आदमी हो, अकेलापन महसूस करे, उसको लगता है ऐसा जीने का क्या फायदा। ठीक है, तो ये है मानव में अनुषंगीयता। तो हमने अवस्था, रूप, क्रिया, धर्म और अनुषंगीयता को पढ़ा। तो धर्म का मतलब होता है अस्तित्व सहज विधि से, नेचुरली। अस्तित्व सहज मतलब नेचुरली। नेचुरली उसका ये डिजाइन है ना। पदार्थ का डिजाइन है कि वो व्यवस्था में रहेगा ही रहेगा। प्राणावस्था का डिजाइन है कि उसमें पुष्टि की क्रिया लगातार चलती रहेगी। जीवावस्था का डिजाइन है कि उसमें जीने की आशा बनी रहेगी। ज्ञानावस्था का ये डिजाइन है सुखपूर्वक जीने की आशा उसमें बनी रहेगी। एक शब्द जो अंतिम है वो है स्वभाव। बहुत सुंदर शब्द है, इसलिए इसको आखिरी में छोड़ा है। धर्म का मतलब होता है अस्तित्व में उसका जो बाय डिफॉल्ट एक डिजाइन है, और स्वभाव का मतलब होता है ये होगा कैसे। तो अस्तित्व में उसका रहने का डिजाइन क्या, अस्तित्व में वो व्यवस्था में भागीदारी किस प्रकार करता है, अपने अस्तित्व को बनाए किस प्रकार रखता है। तो पदार्थावस्था अपने अस्तित्व को बनाए रखती है संगठन विधि से। संगठन मतलब अलग अलग परमाणुओं का जुड़ के अणु बनना, अणुओं का जुड़ करके यौगिक बनना, यौगिक बन के रचनाओं का बनना। और विरचना कैसे होती? विघटन विधि से, अलग अलग टूटने की विधि से। तो पदार्थावस्था का ये स्वभाव है क्या? जुड़ना और टूटना, मिलना और छूटना, मिलना और छूटना। तो मिलना और छूटना विधि से वो अपने अस्तित्व को बना करके रखती है। प्राणावस्था अस्तित्व सहित पुष्टि किस तरीके से करती है? तो सारक और मारक। सारक मतलब पोषण देने वाला, मारक मतलब मारने वाला, शोषण करने वाला। तो प्राणावस्था की जो इकाइयां होती है ना, वो सारक और मारक विधि से भागीदारी करती हैं। जैसे नीम है ना, तो नीम को अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आप नीम को खा लीजिए, तो नीम आपके लिए हो गया सारक और आपके पेट के कीड़ों के लिए हो गया मारक। बात पकड़ में आई? पेट के कीड़े मार दिए और आपको क्या दे दिया? पोषण। तो प्राणावस्था की समस्त इकाइयां इसी प्रकार से सारक और मारक, पोषण विधि से, या फिर किसी चीज को वो मार भी देती है ना। कोई ऐसी चीज होती है उसको लगा दिया तो उससे मर गई वो चीजें, है ना। कोई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस आदि को मार देती हैं, सारक मारक। इसी तरीके से बहुत सारी औषधियां होती है, उसको कहते हैं ना इसमें जहर होता है, जहर है, पत्ती को खाना मत। आपने कभी देखा हो, हमने हमारे वाड़ी में हम वो बकरी होती थी ना, बकरियां कभी वो कस्टर्ड एप्पल क्या बोलते हैं, शरीफा बोलते हैं हम तो, याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं ना जो। तो कस्टर्ड एप्पल की पत्ती को वो नहीं खाती थी, है ना। तो याद नहीं आ रहा, शब्द ही नहीं याद आ रहा है। आपको पता है कस्टर्ड एप्पल को गुजराती में क्या बोलते हैं? सीताफल। सीताफल, यस, थैंक यू थैंक यू। हाँ, सीताफल है, सीताफल है ना, वो तो नहीं, हाँ वो नहीं खाती है बकरी। हाँ, सीताफल की पत्तियां वो नहीं खाती थी, है ना। तो पता चलता है कि मतलब जीवावस्था में वंश केंद्रित विधि से, मतलब उनमें ये डिजाइन है, उसको पढ़ने के लिए वो स्कूल नहीं जा रही है, तो उसको पता है कि मुझे सीताफल की पत्ती नहीं खानी है। ठीक है, तो प्राणावस्था सारक मारक विधि से इसको भागीदारी को निर्वाह करती है। जीवावस्था क्रूर अक्रूर। क्रूर मतलब होता है जो मांसाहारी हैं, वो है क्रूर। और अक्रूर मतलब होता है जो शाकाहारी हैं, है ना। क्रूर मतलब जो शिकार करते हैं, अक्रूर मतलब जो शिकार नहीं करते, पेड़ पौधे जिनका भोजन है। तो क्रूर अक्रूर विधि से जीवावस्था अस्तित्व में अपनी भागीदारी को करती है।
कैसे करती है? जब मानव सोचता है तो सोचता है क्रूर मतलब गलत, अक्रूर मतलब सही, है ना? लेकिन ये मानव मानव के लिए जब क्रूर होता है या मानव जीवावस्था आदि के लिए क्रूर होता है तब मामला गड़बड़ाता है। अस्तित्व में डिजाइन है, कैसा डिजाइन है? मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ। तो जीने की आशा को पुष्टि करने के आशय से जीवावस्था जो होती है, सभी जो जीव जगत है या फिर जो प्राणावस्था का जगत है, उसको स्वस्थ रखने के उद्देश्य से, क्या? स्वस्थ रखने के उद्देश्य से क्रूर जीवों की एक्चुअली संख्या बहुत कम है। आप देखिए, गूगल करिए, मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों की तुलना में बहुत कम पाए जाते हैं और वो हमेशा उनमें डिजाइन क्या रहता है? शिकार करने का। तो शिकार करने में क्या होता है कि वो भागते हैं और भागते समय कोई एक जीव जानवर होता है जो पीछे रह जाता है, जो या तो वो बीमार होता है या वो कमजोर होता है। तो बीमार और कमजोर को, है ना, बीमार और कमजोर जानवर को अस्तित्व से साफ करने का एक डिजाइन है जिसको बोलते हैं क्रूर जीव। तो इस तरीके से क्रूर जीव व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करते हैं। अक्रूर तो खाना पीना खा करके, और अक्रूर और क्रूर दोनों इसी प्रकार से करते हैं। आपको एक और उदाहरण देती हूं अब अक्रूर के तरफ से। जैसे कि जो शेर होता है जंगल में एक एरिया में रहता है, जिस एरिया में वो रहता है तो उसका मल मूत्र, है ना, उसकी गंध रहती है, जिसके कारण से जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको पता चलता है कि इधर शेर रहता है, उधर अपने को जाना नहीं है। हिरन, है ना, गाय आदि उस एरिया में नहीं जाते जहां शेर रहता है। शेर को उस एरिया से बाहर निकल करके शिकार करना पड़ता है ना। अब अद्भुत बात देखिए, जब शेर अपने एक एरिया में रहता है तो उस दौरान चूंकि कोई शाकाहारी जीव उस एरिया में प्रवेश नहीं करता, इसी कारण से, और शेर स्वयं प्राणावस्था की इकाई या पेड़ पौधों को खाता नहीं है, तो इसके कारण से क्या होता है कि पेड़ पौधे बड़े हो पाते हैं। यदि शेर एक एरिया में ना रहे तो जानते हैं सारे शाकाहारी जो जीव हैं वो सब जगह घास चरते रहेंगे और पेड़ पौधे शायद बड़े ही नहीं होंगे। तो जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ होने का भी एक कारण है, जहां जहां पर जिस और आपको बताऊं, जो क्रूर जीव होते हैं वो कुछ समय में अपना क्षेत्र बदल लेते हैं। इधर के पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, फिर वो एक ऐसी जगह में रहने चले जाते हैं जहां पर छोटे छोटे पेड़ होते हैं, फिर वहां के पेड़ बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक प्रकृति में अपनी पूरकता को बनाए रखने में बड़ा सुंदर योगदान देने का डिजाइन है। ठीक है, तो ये है क्रूर अक्रूर, मतलब शाकाहारी मांसाहारी में संतुलन। ठीक, अब बात आती है अंतिम बिंदु आज की क्लास का, ज्ञानावस्था की इकाई किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदारी करती है। स्वभाव का मतलब लिखिएगा, व्यवस्था में भागीदारी, संतुलन में भागीदारी, है ना, खुशियों में भागीदारी, धरती को स्वर्ग बनाने में भागीदारी। तो ज्ञानावस्था की इकाई धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा विधि से। अब धीरता क्या होती है? धीरता का मतलब होता है समझने में धीरता। लिखिए, धीरता मतलब समझने में धीरता। धीरता मतलब समझना। इसको बहुत विस्तार में करेंगे आगे, क्योंकि अब देखो पदार्थ प्राण जीव तो पढ़ाऊंगी नहीं, ज्ञानावस्था के बारे में विस्तार से बात करूंगी। आज थोड़ा सा समझते हैं। तो धीरता का मतलब होता है समझने में धीरता। समझने में धीरता का मतलब होता है कि हम समझ सकते हैं, अपने मन को लगाना। किस चीज को समझने में? इस पूरे अस्तित्व को ठीक ठीक समझने में अपने मन को लगाना, इसको बोलते हैं धीरता। ठीक है। वीरता क्या चीज होती है? मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार वीरता का मतलब है कि मैं जैसा अस्तित्व को समझा हूं, इसमें जो जो सही पाया हूं, है ना, और पहली बात तो यही कि पूरा सही समझना और उसको फिर समझाना। तो वीरता का मतलब है जो मैं समझा हूं, है ना, जो सही बात मैं पाया हूं उसको अन्य को भी समझाना। ठीक है। तो जो मुझे उपलब्ध हुआ वो दूसरे को भी उपलब्ध हो जाए। उदारता का मतलब है जो मुझे मिला है वो दूसरे को मिल जाए, इसके लिए अपना तन मन धन तीनों को लगाना। तन मन धन तीनों को लगाना।
धीरता में समझने के लिए अपने मन को लगाना, वीरता में मेरे मन में समझ में तो आ गया, अब अपने तन को उपयोग करके, मतलब अपने को जैसे बोल रही हूं तो मैं अपने तन का उपयोग करके दूसरे को समझा रहे हैं, ये है वीरता। मध्यस्थ दर्शन में धीरता, वीरता, उदारता, इनके मतलब बदले गए हैं ना, देखिए शब्द है लेकिन अर्थ को बहुत अच्छे से संप्रेषित कर रहे हैं। तो समझने में धीरता, समझाने में वीरता, और उदारता का मतलब है किसी को बढ़िया से खिला पिला के पोषण करके, अपने तन मन धन तीनों को लगा करके, तन मन और धन खिला पिला के पोषण करके उसको सही वस्तु को समझाना, इसको कहते हैं उदारता। उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चे को तन मन धन तीनों लगा करके उसकी सेवा करते हैं, उसको समझदार बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। इस समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना तन मन धन तीनों लगा करके, है ना, सही को संप्रेषित करने के अर्थ में अपने जीवन को लगाते हैं। ये है उदारता। ठीक है, 3 शब्द बचे हैं अपने पास, दया, कृपा और करुणा। इनको मैं कल करूंगी, है ना, इनको आज नहीं करेंगे क्योंकि फिर हो नहीं पाएंगे, इसलिए। प्लस मुझे धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पे और अच्छी से चर्चा करनी। अपने पास 7-8 मिनट का समय है करीब करीब। आज आपने क्या समझा, है ना, क्या आपने नोट्स लिखे हैं, वो मुझे, आप में से कोई भी एक व्यक्ति जो अच्छे से सुन रहा हो, उसने नोट्स लिए हो, समराइज करें। बताइए। देखिए मैंने ग्रुप में इसको डाल दिया है, चार्ट को। बताएं हिना बहन, बताइए आज क्या समझ में आया। उसके बाद दिलूभा जाडेजा आप बताइएगा, और फिर एक आध कोई और व्यक्ति बताइए। हिना बहन क्या समझ में आया। जैसे मध्यस्थ दर्शन शास्त्रीयवाद के अनुसार धर्म जिससे जिसका अलग न हो, संपूर्ण हो, वही उसका धर्म है। बहुत जैसे बढ़िया। पदार्थ में परमाणु होते हैं, हम्म तो उसको जैसे तोड़ेंगे मोड़ेंगे वो वही रहेंगे। सही बात है, बढ़िया। और अनुषंगिक एक बताया आपने। हम्म अनुषंगिक का मतलब होता है एक से अनेक होने की विधि। हम्म बढ़िया। जीव की अवस्था, प्राण अवस्था, वो श्वास लेता है, छोड़ता है, और गुरु में लघु समाया हुआ है। और बढ़िया। जीव निकल जाने के बाद वो पदार्थ बन जाता है। जो जो क्रिया है अगली इकाई की, श्वसन प्रश्वसन ना होना ही पदार्थ बनना है। हाँ, ऐसा, हाँ। जीव निकल जाए ऐसा तो मैंने बोला नहीं ना, जीव निकल जाने के बाद वाली बात। मतलब पदार्थ, हाँ, वो श्वसन क्रिया बंद हो जाने से मतलब फिर वो पदार्थ अवस्था विरचना चालू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल ठीक बात है, बढ़िया। और बताइए। और क्या समझ में है। रमा मैन बताएं कुछ अनम्यूट करके। जो लेक्चर्स, जो क्लासरूम से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो भी कुछ बताएं। जी। ध्यान अवस्था के बारे में थोड़ा बीच में देखा कि क्रिया
क्रिया में रचना विचरणा, पदार्थ और समय रचना विचरणा होती है। जैसे विरचना, कि विरचना, विरचना। प्राण प्राणावस्था में श्वसन प्रश्वसन, फिर जीवावस्था में वंश केंद्रित आहार विहार, क्या और ज्ञान और वंश केंद्रित आहार विहार का क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो आहार विहार ऐसे ही करते हैं। जैसे कि हाथी और उसके बच्चे जो जो फल जो घास खाते हैं, वो ऐसे ही होता है। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। फिर ज्ञान अवस्था समझदारी केंद्रीय, जैसे समझदारी पूर्वक आहार विहार करते हैं। जो अच्छा लगता है विचार करके समझदारी पूर्वक करते हैं। जो उनकी समझ में रहता है उसी आधार पर वो भोजन करते हैं। वैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना होता है, उसी तरीके का व्यवहार होता है, वैसा ही कार्य करते हैं, ये दिखाई पड़ता है। हर व्यक्ति के व्यवहार और कार्य से उसका मानसिकता ही प्रकाशित होती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके एक्शन में दिखाई पड़ जाता है, नहीं? ठीक है, इसको कह रहे हैं समझदारी केंद्र। बढ़िया, और बताओ। फिर जो धर्म है वो समझ में आया कि पदार्थ अवस्था में सिर्फ अस्तित्व ही उसका धर्म, अस्तित्व में है। फिर प्राण अवस्था में अस्तित्व के सहित पुष्टि, जैसे कि थोड़े थोड़े बैक्टीरिया जो श्वसन प्रश्वसन करते हैं, वो थोड़ी अपनी पुष्टि करते हैं धीरे धीरे। हाँ, पुष्टि मतलब पोषण बेटा। अस्तित्व सहित पुष्टि मतलब जैसे जड़ें हैं ना, न्यूट्रिएंट्स को ले करके और एक बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, इसको पुष्टि बोलते हैं, माने पोषण हो जाता है उसमें। हाँ। फिर जीवावस्था में अस्तित्व, पुष्टि और जीने की आशा, कैसे भी करके जीना है। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर ज्ञान अवस्था में अस्तित्व, पुष्टि सहित जीने की प्लस सुख से जीने की आशा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मुझे लगता है मोटा मोटा आपको समझ में आया है ना? ठीक है, बाकी सारे लोगों को भी स्पष्ट हुआ अच्छे से सत्र? और किसी को कुछ कहना हो? प्रवीण बेटा जी हैं, भावना बहन करके आज कोई जुड़े हैं। अभी धीरे धीरे आप सभी से पहचान होना शेष है ना? तो हम करेंगे। ठीक, चलिए। तो अच्छा, 5:59 हो गए, 1 मिनट में सत्र समाप्त होने का समय भी हो गया। ठीक है, तो कल मैं धीरता, वीरता, उदारता के साथ दया, कृपा, करुणा इसको बताऊंगी। फिर ये भी, अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे ये भी बताएंगे आपको कि आखिरकार ये होगा कैसे। फिर ये भी बताएंगे अभी तक हो क्यों नहीं पाया, कहाँ अटके हैं हम लोग। फिर ये भी बताऊंगी क्यों इस कोर्स के माध्यम से हम सोचते हैं कि ये ऐसा हो सकता है ना। कल आप लोग बैठे ही थे, कई लोग आए थे कल जो शाम को सत्र हुआ डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी के साथ। उस सत्र में हम लोग बैठ करके इस पूरे सिलेबस को डिजाइन किए हैं, है ना, कि किस तरीके से शिक्षा में सही वस्तु आए कि आदमी धीरता, वीरता, उदारता पूर्वक, दया, कृपा, करुणा पूर्वक एक्चुअली जी पाए। अभी तक ये सारी चीजें ना कामनाओं में, उपदेशों में, हमारे मन में, कल्पनाओं में हैं, इच्छा में हैं, लेकिन इसको हम करें कैसे? ऐसी दुनिया हमारी नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं हमारी नहीं है, है ना, ऐसी जीने की पद्धति हमारी नहीं है। तो ऐसी शिक्षा के फलस्वरूप जीने की पद्धति, और जीने की पद्धति के फलस्वरूप ऐसी दुनिया कैसे हो जाए कि हर एक बालक, हर एक मानव संतान जो जिज्ञासु है, न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक है और सत्य वक्ता है, वो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक जिए, जिंदगी निरंतर सुख के साथ जिए। ठीक है, तो इस पर चर्चा और होगी। कल 99% मैं आपके क्लास में आऊंगी, 4 से 6 मेरा लेक्चर रहेगा कल 2 घंटे का। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं पर रोकते हैं। सभी को नमस्ते।